बहुत स्वागत है आपका यूपी के बुलेटिन में। मैं आपके साथ चंदा यादव हाजिर हूँ आपके साथ आज की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। पहली खबर उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर से आपको बता दें, जहां पर जिले में स्थापना दिवस मनाया गया है, जहां पर लोगों की तमाम मौजूदगी भी देखी गई है। बता दें कि जहां जिले में स्थापना दिवस मनाया गया, स्थापना दिवस के अवसर पर मनाए जा रहे कपिल वस्तु महोत्सव या काला नमक महोत्सव में तमाम लोग उपस्थित रहे। बता दें, महोत्सव में डॉक्टर मेनका मिश्रा सूफी होली गीतों को गाकर पंडाल में मौजूद दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने जय गणेश, प्यार है, बेपनाह बांसुरी पर कान्हा गीत गाकर अपनी प्रस्तुति दी। उनकी एक से एक प्रस्तुतियों को सुनकर दर्शक की तालियां बजती ही रही। बता दें, महोत्सव का लोगों ने जमकर आनंद लिया। वहीं इस दौरान पुलिस अधीक्षक राम अभिलाष त्रिपाठी, बलरामपुर के अपर पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा, जिले के अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत सहित हजारों दर्शक मौजूद रहे। मैं जो गाती हूँ या हमारे जैसे और कलाकार हैं जो गाते हैं, तो हम लोग हमेशा एक अच्छे संगीत जिसमें साहित्य भी अच्छा हो, जिसकी रचनाएं भी अच्छी हों, उसको हम संगीत गाने की कोशिश करते हैं। और सुगम संगीत में बहुत स्कोप है, बहुत विस्तार है सुगम संगीत में, क्योंकि इसमें भजन भी आता है, गीत भी आता है, गज़ल भी है, सूफ़ी भी है, बॉलीवुड के भी सॉन्ग्स आ जाते हैं। तो इसका क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो इसलिए मैंने चुना, क्योंकि मुझे वर्सटाइल सिंगर बनना मुझे हमेशा से पसंद रहा है कि कोई एक विधा नहीं, मैं हर विधा में थोड़ी थोड़ी अपनी रुचि रखती हूँ। अगली खबर यूपी के सीतापुर से आपको बता दें, जहां पर लगातार तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर से नजर आया है, जहां पर इस तेज रफ्तार के कहर में एक महिला गंभीर रूप से घायल भी हुई है। बता दें, ताजा मामला सीतापुर थाना सदरपुर के देव्यापुर चौराहे का है, जहां बाइक से गिरी महिला को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। बता दें, घायल महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। आपको बता दें, मामला थाना हरदी क्षेत्र के ग्राम और राही जिला बहराइच निवासी ननकई देवी 30 वर्षीय पत्नी नानू अपने भाई शिवपाल पुत्र बैजनाथ के साथ बाइक पर सवार होकर सीतापुर से अपने बच्चे की दवा लेकर वापस घर जा रही थी। इसी बीच बिस्वा रेवसा मार्ग पर देव्यापुर चौराहे के निकट बाइक से सड़क पर गिर गई। उसके पीछे से आ रहे ट्रक ने उसे बुरी तरह से कुचल दिया। आनन फान में मौके पर मौजूद लोगों द्वारा महिला को बिस्वा सीएचसी में भर्ती करवाया गया, जहां घायल महिला की हालत गंभीर देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद सीतापुर रेफर किया। उधर पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के बस्तीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर नहर में डूबने से 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल बता दें, जहां कलवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले माझा खुर्द चौकी के पास 500 मीटर दूर सरयू नदी में नहाने गए 5 दोस्त अचानक नदी के बीच धारे में चले गए और देखते देखते बहाव तेज होने के कारण 5 दोस्त धारा में डूबने लगे, जिसके बाद शोरगुल सुनकर आसपास के लोग जमा होने लगे। एक दूसरे की जान बचाने के चक्कर में 3 छात्र नदी की धारा से किसी भी तरह बाहर आए, जबकि 2 नदी के धारे में दूर जाने के कारण नदी में डूब गए। वहीं सूचना पर कलवारी और अम्बेडकर नगर की अलीगंज थाने पुलिस ने सूचना पर मौके पर पहुंची, जहां गोताखोरों के द्वारा नदी में डूबे दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि ये सभी पिछले कई दिनों से नदी में नहाने आया करते थे। बता दें, सभी अम्बेडकर नगर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र बताए जा रहे हैं। गोताखोरों की मदद से लगातार तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। वहीं लापता इंजीनियरिंग छात्र देवेश और तरुणेश लखनऊ और हापुड़ जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ कितने लोगों की संख्या थी आपकी? ये नदी में कितने लोग नहा रहे थे? टोटल 5 लोग नहा रहे थे। 5 लोग नहा रहे थे, 1 लोग खड़े थे। तो मौके पे आपके साथी जो हैं वो नदी में डूब गए हैं। कहाँ घर है आपका? फर्रुखाबाद। तो यहाँ क्या करने आए थे आप? यहाँ पे ऐसे ही घूमने आए थे। घूमने आए थे। वहीं यूपी के जनपद फिरोजाबाद में एसएसपी के द्वारा निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन यहां पर किया गया है। दरअसल बता दें, नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता वहीं समाज के द्वारा किए जा रहे प्रयास विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें 208 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। पुलिस विभाग द्वारा प्रतिभागियों के लिखे निबंध का मूल्यांकन किया गया। वहीं सभी लेख इतने अच्छे थे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान चुनना मुश्किल हो रहा था। एसएसपी ने स्वयं प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार हेतु
नामित बेटियों को प्रशस्ति पत्र व नगद धनराशि देकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा, बेटियां अपने आप को मजबूत करें, यह उनका लक्ष्य होना चाहिए। बता दें कि एसएसपी ने आगे कहा कि बेटियां सशक्त होंगी तो देश भी मजबूत होगा। आवाज को दबाना नहीं बल्कि अपनी आवाज को उठाना सीखे। बच्चों को संस्कार दे, समर्थ, सशक्त व एक मजबूत भारत का निर्माण करने में बेटी बेटा में बिना भेदभाव किए सभी कार्य करें। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के विषय में सोचने के लिए, खुद तरक्की करने के लिए और समाज की तरक्की में पूरा योगदान देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जनपद फिरोजाबाद में हमारे द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय पर एक जिला स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने प्रतिभाग किया। आपको बताना चाहूँगा कि 200 से भी ज़्यादा महिलाओं ने, बेटियों ने, छोटी बच्चियों ने इसमें प्रतिभाग किया। सभी ने बहुत ही उम्दा निबंध लिखे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने अपनी आकांक्षाएं रखी, अपेक्षाएं रखी और समाज को जो करना चाहिए उसके बारे में भी उन्होंने बहुत ही व्यापक रूप से लिखा। वहीं अगली खबर एटा से आपको बता दें, जहां पर भूमाफियाओं पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें, भूमाफिया और उससे मिले अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की गई, जिससे हड़कंप मच गया है। बता दें कि एटा जिलाधिकारी डॉक्टर विभा चहल की भूमाफियाओं और उससे मिले अधिकारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। वहीं एटा जिले के ज्वालेसर तहसील के आवागढ़ थाना क्षेत्र के तहत ग्राम चुरथरा में भूमाफियाओं के कब्जे से 25 करोड़ रुपए की ग्राम समाज के 7.69 हेक्टेयर जमीन को मुक्त कराया गया। ज्वालेसर के तत्कालीन तहसीलदार, चकबंदी अधिकारी, सहायक चकबंदी अधिकारी, चकबंदी कर्ता, चकबंदी लेखपाल सहित 6 अधिकारियों, कर्मचारियों के निलंबन व विभागीय कार्रवाई की गई। वहीं तत्कालीन रजिस्ट्रार कनुंगो राजकुमार यादव, कंप्यूटर सहायक ब्रजेश पर भूमाफिया के सहयोग करने पर एफआईआर के आदेश दिए गए। बता दें, भूमाफिया राकेश, अवधेश कुमार, राम भरोश, हबीब खान, मैनू को भूमाफिया के रूप में चिन्हित कर ज्वालेसर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पूरा मामला ये कि गांव चुरथरा जो जलेसर तहसील में पड़ता है, वहाँ पर भूमाफियाओं ने अधिकारियों के साथ मिलकर करोड़ों की ज़मीन जो है उस पर कब्जा कर लिया था अवैध। तो उस पर जांच की गई और कार्रवाई में तहसीलदार समेत अन्य लोग भी सस्पेंड कर दिए गए। इसमें भूमाफिया पर भी कुछ कार्रवाई हुई है मैम? जी हाँ, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई। युवा बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही। और भी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए कवरेज 18 के साथ। नमस्कार। यूपी के जनपद फिरोजाबाद में एसएसपी अजय कुमार पांडे की ओर से नारी सशक्तिकरण की आवश्यकता और समाज के द्वारा किए जा रहे प्रयास विषय पर निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें तकरीबन 208 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। तो प्रतिभागियों ने अपने लेखन में अपनी कलाओं को बिखरते हुए बेहद शानदार निबंध लिखे। पुलिस विभाग द्वारा ओर से की गई प्रतिभागियों के लिखे निबंध का मूल्यांकन किया गया, तो सभी लेख इतने अच्छे थे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान चुनना मुश्किल हो रहा था। एसएसपी द्वारा स्वयं प्रतियोगिता जीतने वाले प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार हेतु नामित बेटियों को प्रशस्ति पत्र और नगद धनराशि देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा, बेटियां अपने आप को मजबूत करें, यह उनका लक्ष्य होना चाहिए। बेटियां सशक्त होंगी तो देश भी मजबूत होगा। आवाज को दबाना नहीं बल्कि अपनी आवाज को उठाना सीखे। बच्चों को संस्कार दे, समर्थ, सशक्त और एक मजबूत भारत का निर्माण करने में बेटी बेटा में बिना भेदभाव किए सभी कार्य करें। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को महिला सशक्तिकरण के विषय में सोचने के लिए, खुद तरक्की करने के लिए और समाज की तरक्की में पूरा योगदान देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जनपद फिरोजाबाद में हमारे द्वारा महिला सशक्तिकरण विषय पर एक जिला स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने प्रतिभाग किया। आपको बताना चाहूँगा कि 200 से भी ज़्यादा महिलाओं ने, बेटियों ने, छोटी बच्चियों ने इसमें प्रतिभाग किया। सभी ने बहुत ही उम्दा निबंध लिखे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने उद्गार व्यक्त किए। उन्होंने अपनी आकांक्षाएं रखी, अपेक्षाएं रखी और समाज को जो करना चाहिए
उसके बारे में भी उन्होंने बहुत ही व्यापक रूप से लिखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कवरेज 18 और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। बात करते हैं दिल्ली सरकार की। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को लोकसभा में एक विधेयक पेश किया है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देता है। यह विधेयक उपराज्यपाल को कई विवेकाधीन शक्तियां देता है जो दिल्ली के विधानसभा से पारित कानूनों के मामले में भी लागू होती है। बता दें, प्रस्तावित कानून यह सुनिश्चित करता है कि मंत्रिपरिषद के फैसले लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय होना जरूरी है या नहीं। बता दें, मंत्रिमंडल का कोई भी कानून लागू करने से पहले उपराज्यपाल की राय लेना जरूरी होगा। इससे पहले विधानसभा से कानून पास होने के बाद उपराज्यपाल के पास भेजा जाता है। आपको बता दें कि 1991 के संविधान के 239 ए अनुच्छेद के जरिए दिल्ली को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया था। इस कानून के तहत दिल्ली की विधानसभा को कानूनन बनाने की शक्तियां हासिल है, लेकिन यह सार्वजनिक व्यवस्था, जमीन और पुलिस के मामले में ऐसा नहीं कर सकती है। वहीं इस विधेयक के पेश होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि दिल्ली की जनता के खारिज करने के बाद बीजेपी आज लोकसभा में एक विधेयक के जरिए चुनी हुई सरकार की शक्तियां कम करना चाह रही है। विधेयक संवैधानिक पीठ के फैसले के विपरीत है। हम बीजेपी के असंवैधानिक और लोकतंत्र विरोधी कदम की कड़ी निंदा करते हैं। इसके बाद अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि बिल कहता है कि दिल्ली के लिए एलजी का मतलब सरकार होगा। फिर एक चुनी हुई सरकार क्या करेगी? सभी फाइलें एलजी के पास जाएगी। यह संवैधानिक पीठ के फैसले के खिलाफ है जो कहता है कि एलजी की फाइलें नहीं भेजी जाएगी। चुनी हुई सरकार फैसले लेगी और फिर फैसले की कॉपी एलजी को भेजेगी। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया है कि चुनाव के पहले बीजेपी का घोषणा पत्र कहता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाएंगे। चुनाव जीतकर कहते हैं कि दिल्ली में एलजी ही सरकार होगी। वहीं इस विधेयक की आलोचना करते हुए उमर अब्दुल्ला ने अरविंद केजरीवाल के विरोध वाले ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि 2019 में आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर पर केंद्र के फैसले का समर्थन किया था जिसमें राज्य के सारे हक ले लिए गए थे। इसके बावजूद मैं केंद्र सरकार के इस विधेयक का विरोध करता हूं जिससे दिल्ली की चुनी हुई सरकार की शक्तियों को कमजोर किया जा रहा है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और चुनी हुई सत्ता सरकार के हाथ में रहे, ना कि एलजी के पास। वहीं दिल्ली कांग्रेस का कहना है कि वह इस विधेयक के खिलाफ 17 मार्च को जंतर मंतर पर धरना देगी। साथ ही उन्होंने इस बात पर हैरानी जताई है कि केंद्रीय कैबिनेट ने 1 फरवरी को इस विधेयक को मंजूरी दी थी, तो तब मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई थी। खैर, अब देखना यह होगा कि इस विधेयक के पारित होने के बाद दिल्ली सरकार का वजूद क्या सिर्फ नाम भर के लिए रह गया है? आप इस पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कवरेज 18।
नमस्कार, आप देख रहे हैं कवरेज 18 और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। बात करते हैं दिल्ली के सबसे चर्चित आतंकी हमले बटला हाउस की, जहां कोर्ट ने आरोपी आरिज खान को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मानते हुए फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 8 मार्च को अपने फैसले में कहा है कि हमले के वक्त आतंकवादी आरिज खान मौके पर था, लेकिन पुलिस के हाथों से भाग निकला था। करीब 10 साल बाद 2018 में आरिज खान की नेपाल से गिरफ्तारी हुई है और इसे पिछले हफ्ते ही दोषी करार कर दिया गया था। अब मासूम लोगों के गुनहगार बम एक्सपर्ट आरिज की सजा पर बहस हुई और आरिज खान को दोषी करार करते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों से साबित होता है कि अभियुक्त आरिज खान और उसके सहयोगियों ने स्वेच्छा से सरकारी कर्मचारियों को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। अदालत ने कहा कि उसने भागने से पहले पुलिस वालों पर फायरिंग की थी। कोर्ट ने यह भी कहा कि बाटला हाउस एनकाउंटर में पुलिस टीम के चीफ इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा भी आरिज की गोलियों का शिकार हुए थे, जिससे उनकी जान चली गई थी। आइए बताते हैं कि आखिर 19 सितंबर 2008 को बाटला हाउस में क्या हुआ था। 19 सितंबर 2008 को दिल्ली के जामिया नगर इलाके के बाटला हाउस में इंडियन मुजाहिदीन के संदिग्ध आतंकियों से दिल्ली पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 2 संदिग्ध आतंकवादी आतिफ अमीन और मोहम्मद साजिद पुलिस के हाथों मारे गए थे। इस मुठभेड़ में 2 अन्य संदिग्ध सैफ मोहम्मद और आरिज खान भागने में कामयाब हो गए थे, जबकि एक और आरोपी जिसान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आईएम के 5 आतंकी बटला हाउस स्थित एक मकान में मौजूद थे। 21 सितंबर 2008 को पुलिस ने कहा कि उसने आईएम के 3 आतंकियों को बाटला हाउस के L18 मकान की देखभाल करने वाले शख्स को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में हुए विस्फोटों के आरोप में पुलिस ने कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। यह गिरफ्तारियां दिल्ली और उत्तर प्रदेश से की गई थी। आरिज घटना के 10 साल तक फरार रहा। उसे 14 फरवरी 2018 को गिरफ्तार किया। इस पूरे अभियान को दिल्ली पुलिस इंस्पेक्टर और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट मोहन चंद्र शर्मा लीड कर रहे थे। मुठभेड़ के दौरान सिर के पीछे की तरफ गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी। हालांकि शर्मा की मौत काफी विवादों में रही थी और इस पर कई तरह की बातें भी की जाती रही थी। शर्मा दिल्ली पुलिस में 26 जून 1989 को सब इंस्पेक्टर के तौर पर भर्ती हुए थे। अपने कार्यकाल के दौरान मोहन चंद्र शर्मा ने 35 से ज्यादा आतंकियों को मारा था और 80 से ज्यादा आतंकियों को गिरफ्तार करवाया था। हालांकि इस एनकाउंटर के बाद दिल्ली समेत देश भर में कई जगहों पर व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए थे। राजनीतिक पार्टियां और मानवाधिकार संगठनों ने भी न्यायिक जांच कराने की मांग उठाई थी। खैर, अब साफ हो चुका है और कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया है। अब देखना यह होगा कि आतंकवादी आरिज खान को कब तक फांसी दी जाती है। बोल रहे हैं बिहार में शादी करोगे? जी हाँ, कोई बात नहीं, कर लियो। मैं तो इलाजा है मेरा तो करने के लिए। तो इरादा है करने के लिए, तो इंशाल्लाह बिहार आओगे आप? जी इंशाल्लाह आवे के। कब को बुलाओगे तुम? कोई दिक्कत नहीं है, आपको जब समय मिले तो आ जाओ। जी इंशाल्लाह आवे के।
जब जम बुलाओगे जब आवेगे। यह है उत्तर प्रदेश के शामली के रहने वाले अजीम मंसूरी, जो शादी करना चाहते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह है उनकी हाइट। आपको बता दें 26 साल के अजीम का कद 3 फीट 2 इंच है, जिसके कारण उन्हें शादी करने में काफी परेशानी आ रही है। उनका कहना है कि परिवार वाले भी उनकी शादी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में परेशान होकर वे थाने पहुंच गए थे। अजीम का कहना था कई बार रिश्ते वाले देखने आते हैं, लेकिन बाद में उनकी हाइट को देखकर वापस चले जाते हैं। अजीम ने आगे बताया कि वो 6 भाई बहन हैं। जब वे स्कूल गए थे वहां पर भी उनका मजाक बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उसके बाद जब वे 21 साल के हुए तो उनके परिवार वालों ने उनकी शादी करने की सोची, लेकिन कुछ वक्त बाद ही उन लोगों ने हार मान ली। अजीम के बहनोई ने कहा कि अब अजीम इतना परेशान हो गई हैं कि वे रात भर सो नहीं पाते हैं। शादी के लिए दर्जनों लड़कियों के फोन आ रही है। दरअसल अजीम ने सदर कोतवाली में पहुंचकर पुलिस से शादी के लिए गुहार लगाई थी। अजीम का दावा है कि अब उनके पास बॉलीवुड की कई नामी हस्तियों के भी फोन आ रहे हैं। अजीम अब मुंबई जाने की तैयारी कर रही हैं। शादी का सपना सच होता देख अजीम बेहद खुश है। उन्होंने कहा उनके पास सलमान खान का फोन आया था। सलमान ने कहा है मैं आपसे मिलना चाहता हूँ या फिर आप मुंबई आ जाओ, मिलकर बात करेंगे। खबर सामने आने के बाद अजीम के पास कई फोन आने लगे। अजीम के परिजनों के पास भी कई फोन आ रहे हैं। दरअसल शामली के कैराना निवासी अजीम मंजूरी ने बीते दिनों सदर कोतवाली पहुंचकर अधिकारियों से शादी की गुहार लगाई थी। अजीम की लंबाई की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। वह सिर्फ 3 फीट 2 इंच की है। कद कम होने की वजह से अजीम की शादी में दिक्कतें आ रही थी। अजीम मंसूरी और उनके भाई का कहना है कि मीडिया में खबर आने के बाद मुंबई से भी कई फिल्मी हस्तियों के फोन आए। उन्होंने अजीम को मिलने के लिए मुंबई बुलाया है। अजीम ने दावा किया है कि सलमान खान भी उन्हें खुद फोन किए हैं और मुंबई बुलाने की बात कही है। खैर इसमें कितनी सच्चाई है यह तो बाद में पता चलेगा, मगर अब सुर्खियों में आने के बाद शायद अजीम दूल्हे बन जाएं और उनकी तमन्ना पूरी हो जाए। अब जे मिलू में सलाम दुआ करूंगा, जो आप बढ़िया डांस करोगे बिलाम बिलिम में जमील गले के जमे बिल जो बड़े निकले के बिल हम गले के बिल हम जावेगे लगन बॉम्बे जावेगे मेला चाचा भी जावेगा निचाल अहमद मैं भी जाऊंगा। 1-2 दिन में हमारे टिकट बुक हुए के प्लेन में जावेगा। यूपी सीतापुर पुलिस के अधीक्षक आरपी सिंह ने मोबाइल टावरों से बैटरी चोरी की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए स्वाट सर्विलांस और समस्त थानों की घटनाओं को रोकने और उनके अनावरण हेतु निर्देश दिए गए थे, जिसको लेकर पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है।
पुलिस अधीक्षक द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री NP सिंह के निकट पर्यवेक्षण में थाना मिश्रिक और स्वाट सर्विलांस के संयुक्त पुलिस टीम द्वारा दिनांक 15/3/2021 को अंतर्राज्यीय बैटरी चोरी गैंग का खुलासा करते हुए चोरी की योजना बनाते कुल 4 आरोपियों को में सफलता हासिल की है। कब्जे और निशानदेही से कुल 15 मुकदमों से संबंधित अदद रिलायंस जियो टावर की बैटरी जिनकी कीमत लगभग 40 लाख रुपए है, 6 बैटरी की खाली बॉक्स, 19 अदद बैटरी सेल, टूल किट और चोरी में प्रयुक्त महिंद्रा लोगान का 40 लाख रुपए है, 6 बैटरी की खाली बॉक्स, 19 अदद बैटरी सेल, टूल किट और चोरी में प्रयुक्त महिंद्रा लोगान कार बरामद हुई है और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुल 24 टावरें पर बैटरी चोरी की घटनाएं खारिज करना अभियुक्त ने स्वीकार किया। गिरफ्तार अभियुक्तगण काफी शातिर एवं अभ्यस्त अपराधी हैं। बता दें अभियुक्तगणों द्वारा जनपद सीतापुर के अतिरिक्त फर्रुखाबाद, बरेली, कानपुर देहात, झांसी, जौनपुर, आजमगढ़, हरदोई, शाहजहांपुर व गोंडा आदि जनपद